रोटेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। जलवायु परिवर्तन के पदचिह्न दुनिया के कोने कोने से साफ दिख रहे हैं। बदलते मौसम के मिजाज, बढ़ते समुद्र के स्तर और जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का पिघलना हर रोज नए बदलावों को आकार दे रहा है। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन की रफ्तार हर पिछले दिनों जारी IPCC की छठी असेसमेंट रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि पेरिस समझौते के माध्यम से राष्ट्रों द्वारा नेशनली टारगेट के जरिए अपने उत्सर्जन कम करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या रोक पाने की रणनीतियों वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर रखने के लिए अपर्याप्त है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया के पिछले आकलन के हिसाब से 10 साल पहले ही लगभग वर्ष 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो सकती है। बात भारत की करें तो IPCC की रिपोर्ट में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में भारत को न सिर्फ लगातार तीव्र गर्मी का अनुभव करना होगा, बल्कि अत्यधिक वर्षा की घटनाओं और अनिश्चित मानसून के साथ साथ मौसम संबंधी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। IPCC की इस रिपोर्ट को हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं के सापेक्ष देखें तो इसकी चेतावनी साफ हो जाती है। चाहे महाराष्ट्र और उत्तरी बिहार में आई बाढ़ हो, हिमाचल प्रदेश में चट्टानें और बादल फटने की घटनाएं हो, मुंबई, गोवा और उत्तराखंड के 2 जिलों में अत्यधिक वर्षा हो, ये सब कुछ भारतीय परिदृश्य में चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती तीव्रता का संकेत देते हैं। इस सब के बीच यह रिपोर्ट एक उम्मीद जगाती है कि जंग अब भी जीती जा सकती है, लेकिन उसके लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तत्काल और निरंतर कमी लानी होगी। रिपोर्ट की माने तो ऐसा करने से न सिर्फ वायु गुणवत्ता में तेजी से सुधार हो सकता है, बल्कि अभी किए जा रहे कड़े कदमों को परिणाम स्वरूप 20 से 30 वर्षों में वैश्विक तापमान स्थिर हो सकता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया में पिछले आकलन पानी इससे पहली रिपोर्ट के हिसाब से 10 साल पहले ही लगभग वर्ष 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो सकती है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि विश्व स्तर पर हम उत्सर्जन पर प्रतिबंधों के करीब भी पहुंचने में विफल रहे हैं। यह इस भयानक तथ्य की ओर इशारा करता है कि हम निकट भविष्य में और अधिक चुनौतीपूर्ण जलवायु स्थितियों का सामना करने जा रहे हैं। ऐसे में नवंबर में ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन से पहले IPCC रिपोर्ट दुनिया के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक वेक अप कॉल है, जो हम सबको सिखा रही है कि जागो वरना बहुत देर हो जाएगी। यह रिपोर्ट यह भी जाहिर करती है कि इंसान के पास जलवायु को ठीक करने के लिए रणनीति तय करने की क्षमता अब भी बाकी है। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करना भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ पहले से ही आपदा को लेकर चक्रवात, तूफान, बाढ़ और हीट वेव आदि की बढ़ती संख्या का सामना
कर रहे हैं। ऐसे में भारत विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। 7500 किलोमीटर लंबे तटीय रेखा के साथ 3 ओर से समुद्र से घिरा भारत जलवायु परिवर्तन के चलते गर्म होते महासागरों, खास तौर से चलते जहां बढ़ते समुद्र स्तर का सामना करेगा, वहीं दूसरी तरफ नित नई आपदाओं से घिरा रहेगा। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो जीवन, रोजी रोटी और प्राकृतिक आवासों पर सबसे बुरा असर देखेंगे। अगले 10 साल बेहद निर्णायक साबित होंगे। दुनिया के सारे देश एक साथ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती के साथ साथ कार्बन मुक्त या नेट जीरो होकर 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करते हुए इस दुनिया को जीवित रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन रोकने के अभियान में दुनिया एक बढ़ते हुए विरोधाभास का सामना कर रही है। यह जितना हरित अर्थव्यवस्था पर जोर देती है, अभियान उतना ही महंगा हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग सीमित करने के लक्ष्य को हासिल करने की संभावना कम होती जाती है। सरकारों के निर्देश पर हो रहे वैसे स्वच्छ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए जरूरी सामग्री की मांग बढ़ी है। वहीं खदान, धातु गलाने और कार्बन बढ़ाने वाले अन्य स्रोत में निवेश को हतोत्साहित कर सख्त नियमन आपूर्ति को सीमित कर रहा है। इसका अनभिप्रेत नतीजा है ग्रीनफ्लेशन यानी हरित महंगाई, जैसे तांबा, एल्यूमीनियम, लिथियम जैसी धातुओं, खनिजों की कीमतें बढ़ना, जो सौर व पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक कारों और अन्य रिन्यूएबल तकनीकों के लिए जरूरी है। अतीत में नए ऊर्जा स्रोतों पर जाने से पुराने को बड़ा उछाल मिला था। भाप की शक्ति के आने से जहाज़ों के निर्माताओं ने पिछले 300 वर्षों की तुलना में 50 वर्षों में ज़्यादा इनोवेशन किए। बिजली का भी गैस लाइटिंग पर ऐसा ही असर रहा। अब हरित अर्थव्यवस्था बनाने में बदलाव की अवधि में ज़्यादा तेल की खपत होगी, लेकिन उत्पादक जैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, क्योंकि राजनीतिक और नियामक प्रतिरोध ने जीवाश्म ईंधन का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद बड़ी हाइड्रोकार्बन कंपनियों और देशों द्वारा निवेश घटना जारी है। तेल दिग्गज खुद को क्लीन एनर्जी दिग्गज में बदलने में लगे हैं। हरित विद्युतीकरण के लिए सबसे जरूरी धातुएं तांबा और एल्यूमीनियम हैं, लेकिन इन धातुओं में भी पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी समस्याओं के कारण निवेश घटा है। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए ज़्यादा तांबे की ज़रूरत है, लेकिन कई जगह पर्यावरणविद ही इसकी खदानों को रोक रहे हैं। लेकिन अमेरिका से आपूर्ति में बाधा आ रही है, जो कभी वैश्विक खनन में अग्रणी था। तांबे की करीब 40% आपूर्ति चिली व पेरू से होती है। यहाँ जिन खनन परियोजनाओं से 5 वर्ष लगते थे, उन्हें 10 वर्ष तक लग सकते हैं। पेरू में एक बड़ी तांबा परियोजना 2011 में शुरू होनी थी, स्थानीय विरोध के चलते अब तक शुरू नहीं हुई है। उधर चिली ने इसी साल 2 पर्यावरणीय नियम अपनाए हैं और नई रॉयल्टी पर विचार कर रही है, जिससे
कुछ बड़ी खदानों का लाभ बंद हो सकता है। कमोडिटी के बड़े आपूर्तिकर्ताओं के रूप में चीन की भूमिका भी पलट गई है। एक दशक पहले चीन लौह अयस्क और स्टील जैसे कच्चा माल का जरूरत से ज़्यादा उत्पादन कर उसे विदेशी बाजारों में खपा रहा था। समाप्त करें।